नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है इस रीट की निःशुल्क सुपर 15 सीरीज़ में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सब लोगों की स्टडी जो है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी भाइयों। तो इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने जो है लाभ हानि टॉपिक जो है उस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न जो है उनको सरल करने की कोशिश की। आज भाइयों मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ ज्यामिति। देखो, एकदम अच्छे से सुनना मेरी बात। ज्यामिति से संबंधित मैं आपको आज कुछ बातें समझाने की कोशिश करता हूं। लेकिन भाइयों मैं ज्यामिति में आज प्रश्नोत्तरी की शुरुआत नहीं करते हुए पहले आपको बेसिक थ्योरी सारी समझा देता हूं, क्योंकि ये ज्यामिति आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये ज्यामिति है, क्योंकि इसमें से कम 6 से 7 प्रश्न आएंगे भाइयों। इसलिए आप सब लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं आप लोगों के लिए ज्यामिति की पूरी बेसिक थ्योरी जितनी भी आपको ज़रूरत है वो थ्योरी भी आपको साथ में समझा देता हूं। उसके बाद उसकी प्रश्नोत्तरी लेके आऊँगा और उम्मीद करता हूं आप सब लोग इस लेक्चर को बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे और आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो ज्यामिति में सबसे पहले अपन बात करते हैं बिंदु किसे कहते हैं मेरे भाइयों। बिंदु क्या होता है? बिंदु एक ऐसी आकृति है जिसकी न तो कोई लंबाई होती है, न ही चौड़ाई होती है और न ही कोई मोटाई, विमाहीन आकृति। तो ये है जैसे एक बिंदु, ये एक बिंदु है। बिंदु किसे कहते हैं? जिसकी न लंबाई हो, न चौड़ाई हो और न ही ऊंचाई, उसी को एक बिंदु कहते हैं। और एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है? एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है? अनंत। देखो ये बिंदु है, ये इससे गुजरने वाली पहली रेखा, ये इससे गुजरने वाली दूसरी रेखा, तीसरी रेखा, चौथी रेखा। एक रेखा से, एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या क्या होती है? अनंत। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन भाइयों अगर अपन एक बिंदु का ना कह के बोले कि भाई दो अलग अलग बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाएं कितनी होगी, तो जैसे ये दो बिंदु है, ये पहला बिंदु, ये दो बिंदु, तो ऐसी रेखा जो दो बिंदुओं से होकर गुजरे, दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखाओं की संख्या केवल और केवल कितनी होती है? एक। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा सिर्फ एक होती है। लेकिन अगर अपन तीन या अधिक बिंदुओं की बात करें तो उनसे रेखा गुजरे या नहीं गुजरे जरूरी नहीं है। हो सकता है तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो। तो अगर तीन ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर उपस्थित होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? संरेख बिंदु। जैसे यहाँ आपको एक रेखा नजर आ रही होगी, अगर आप ध्यान से देखो तो बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी तीनों उसी रेखा पर उपस्थित है। तो तीन बिंदु एक रेखा पर हो भी सकते हैं और नहीं भी। चूंकि इस चित्र में तीनों बिंदु ए बी सी एक ही रेखा पर उपस्थित है, यानी वो क्या होंगे? संरेख। लेकिन अगले चित्र में अगर आप तीन बिंदु देखते हो ए बी और सी, तो ये समान रेखा पर उपस्थित नहीं हो सकते, क्योंकि ए और बी तो समान रेखा पर उपस्थित होंगे लेकिन उस रेखा पर सी नहीं है। इसी प्रकार ए और सी समान रेखा पर है लेकिन उस रेखा पर बी नहीं है। इसी प्रकार बी और सी समान रेखा पर है लेकिन उस रेखा पर ए नहीं है। तो यहाँ ये तीन ए बी सी असंरेख बिंदु है और असंरेख तीन असंरेख बिंदु हमेशा किसका निर्माण करते हैं? त्रिभुज का। ध्यान रखना, तीन संरेख बिंदुओं से कभी भी त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज कभी भी नहीं बन सकता। तीन असंरेख बिंदुओं से किसका निर्माण होता है? त्रिभुज का। और दो बिंदु हमेशा संरेख होंगे ही होंगे, दो बिंदुओं से तो समान रेखा से गुजरेंगे ही गुजरेंगे। जैसे देखो ये समान रेखा से गुजरे, दो बिंदु यहाँ है तो ये देखो समान रेखा से गुजर रहे हैं, तो दो बिंदु हमेशा संरेख होते हैं। तीन बिंदु संरेख हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर तीन बिंदु संरेख होंगे, एक ही रेखा पर होंगे, तो उनसे त्रिभुज नहीं बनेगा। लेकिन यदि तीन बिंदु असंरेख होते हैं, अलग अलग रेखा पर होते हैं, समान रेखा पर नहीं हो, तो वो हमेशा त्रिभुज का निर्माण करते हैं। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगला पॉइंट, एक वर्तीय बिंदु किसे कहते हैं? एक वर्तीय बिंदु, एक वर्तीय बिंदु बोलते हैं चार या उससे अधिक बिंदु एक वृत्त पर कब होंगे? यदि वो एक ही वृत्त की परिधि पर उपस्थित होंगे तो वो एक वर्तीय कहलाएंगे। देखना, तो ये है हमारे पास चार बिंदु, यहाँ आपको एक वृत्त नजर आ रहा होगा और इसके ऊपर चार बिंदु नजर आ रहे होंगे, बिंदु ए बी सी और डी। चूंकि चारों बिंदु एक वृत्त की परिधि पर है इसलिए ये चारों बिंदु कैसे होंगे? एक वर्तीय। लेकिन भाइयों तीन बिंदु एक वर्तीय कब होंगे? ध्यान से सुनना मेरी बात, तीन बिंदु,
तीन बिंदुओं की ये विशेषता होती है कि मैंने आपको क्या बताया, तीन बिंदु हो तो वो संरेख भी हो सकते हैं, समान रेखा में होंगे या असंरेख होंगे। असंरेख मतलब समान रेखा पर नहीं होंगे। तो ध्यान रखना, अगर तीन बिंदु समान रेखा पर है तो वो वृत्त पर नहीं होंगे, और समान रेखा पर नहीं है तो वो हमेशा एक वर्तीय होंगे। तो अगर तीन बिंदु असंरेख हो गए, तीन बिंदु अगर असंरेख होंगे, समान रेखा पर नहीं होंगे ना, तो वो वृत्त पर जरूर होंगे, यानी ऐसी स्थिति में वह एक वर्तीय होंगे। लेकिन यदि तीन बिंदु संरेख होंगे, समान रेखा में होंगे, तो भाई उनसे वृत्त गुजरना संभव ही नहीं है। जैसे ये तीन बिंदु समान रेखा पर है, अब अपन को एक ऐसा वृत्त बनाना जो तीनों से गुजरे, संभव ही नहीं है। दो से गुजरेगा पर तीसरे से नहीं गुजरेगा। यानी क्या होगा, तीन संरेख बिंदु कभी भी एक वर्तीय नहीं होंगे। तीन संरेख बिंदु कभी भी एक वर्तीय नहीं होंगे। लेकिन जो असंरेख बिंदु है वो हमेशा एक वर्तीय होंगे ही होंगे। कैसे? जैसे ये तीन बिंदु है असंरेख, असंरेख बिंदु होंगे तो क्या करेंगे, त्रिभुज का निर्माण करेंगे। त्रिभुज का निर्माण करेंगे तो इससे वृत्त गुजरेगा ही गुजरेगा। इसलिए असंरेख बिंदु हमेशा एक वर्तीय होते हैं, लेकिन संरेख बिंदु एक वर्तीय नहीं होते। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। यही बात आप लोगों के समक्ष लिख रखी है भाइयों। अगर कोई तीन बिंदु असंरेख है, असंरेख होंगे तो वो एक वर्तीय होंगे ही होंगे, क्योंकि असंरेख बिंदु किसका निर्माण करेंगे, असंरेख बिंदु निर्माण करेंगे त्रिभुज का, और त्रिभुज के तीनों शीर्ष हमेशा एक वर्तीय होते हैं। अर्थात असंरेख तीन बिंदु हमेशा एक वर्तीय होंगे, है ना। लेकिन तीन, यहाँ क्या बोला है, एक वृत्त हमेशा तीन असंरेख बिंदुओं से होकर गुजरेगा ही गुजरेगा। उसी बात को रिपीट किया है। अब अपन बात करते हैं भाइयों, रेखा किसे कहते हैं। रेखा एक ऐसी सरल रेखा जिसकी लंबाई दोनों सिरों से अनंत हो। ये एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा जिसके दोनों तरफ तीर बने हुए हो, वो कहलाती है रेखा। दोनों तरफ तीर मतलब ये यहाँ पर भी अनंत तक जाएगा और इस सिरे से भी अनंत तक जाएगा। यानी जिसकी लंबाई, तीर मतलब ये कहीं भी खत्म हो सकती है, ये आगे आगे बढ़ती रहेगी। तीर का मतलब इधर से भी आगे बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ तीर है नहीं, यहाँ से भी आगे बढ़ती जाएगी। तो ऐसी सरल रेखा जिसके दोनों तरफ वो अनंत दूरी तक जाती है, वो क्या कहलाती है, रेखा। रेखा खंड किसको कहते हैं, जिसमें कहीं तीर नहीं लगे हुए होते, दोनों तरफ बिंदु लगे हुए होते, दोनों तरफ बिंदु हो तो वो रेखा खंड कहलाते हैं। और रेखा खंड की क्या विशेषता होती है, रेखा खंड जो है उसके दोनों तरफ अंत बिंदु होते हैं। यह रेखा का ही एक टुकड़ा होता है और रेखा खंड की लंबाई निश्चित होती है। रेखा खंड की लंबाई क्या होती है, निश्चित, फिक्स होती है। लेकिन रेखा जो होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, अनंत होती है, कोई फिक्स लंबाई नहीं, अनंत है। इसीलिए तीर लगा हुआ, यहाँ तीर नहीं लगा हुआ, बिंदु लगे हुए हैं, अंत बिंदु है, यानी इसकी लंबाई निश्चित होती है। यानी रेखा खंड की लंबाई होती है, रेखा खंड 10 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है, कुछ न कुछ इसकी लंबाई फिक्स रहती। इसी प्रकार अगर अपन बात करें भाइयों, अगला हमारे पास जो बिंदु है वो है किरण किसे कहते हैं। किरण किसे कहते हैं, अगर एक तरफ अंत बिंदु हो और दूसरी तरफ उसके तीर हो, यानी एक तरफ तो ये सीमित है लेकिन दूसरी तरफ ये अनंत तक जा रही है, एक ही दिशा में अनंत तक जा रही है, तो इस प्रकार की जो रेखा है वो क्या कहलाता है, जिसमें एक तरफ अंत बिंदु हो लेकिन दूसरी तरफ तीर लगा हुआ, दूसरी तरफ अनंत तक जाए, है ना। तो इसको अपन किरण कहते हैं। किरण की भी देखो, चूंकि ये अनंत तक जा रही है यानी इसकी लंबाई जो है वो अनंत होगी। अब बात करते हैं पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। अगर समांतर रेखाएं मतलब दो ऐसी रेखाएं जिनको आप कितना भी बढ़ा लो वो कभी भी आपस में कटेगी नहीं। जैसे इस रेखा को अपन चाहे कितना भी लंबा बढ़ा लें लेकिन ये आगे जाके कटेगी नहीं और इनके बीच की दूरी फिक्स रहेगी, बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी। तो इस प्रकार की रेखाएं क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं। अच्छा, तो यहाँ अपन ने यही बात की कि भाई जो समांतर रेखाएं हैं उनकी क्या विशेषता रहती है। समांतर रेखाओं में बीच की लंबवत दूरी हमेशा क्या रहेगी, समान। यानी बीच की लंबवत दूरी, लंबवत यानी 90 डिग्री का कोण बनाती हुई दूरी, अगर ये दूरी 5 सेंटीमीटर है तो थोड़ा आगे लंबवत दूरी ले लो, वो भी 5 सेंटीमीटर होगा।
थोड़ा और आगे लंबवत दूरी ले लो, वो भी 5 सेंटीमीटर होगा। इसीलिए यह जो रेखा ए बी है और यह रेखा सी डी है आपस में समांतर है। और समांतर का चिन्ह होता है 2 खड़ी लाइनें। ए बी 2 खड़ी लाइनें यानी क्या है, समांतर है। किसके समांतर है, ए बी समांतर है सी डी के। ये दोनों रेखाएं ऊपर वाली और नीचे वाली समांतर है, इसलिए लंबवत दूरी हमेशा क्या रहेगी, समान। उम्मीद करता हूं भाइयों आपको ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। भाइयों रीट के लिए बिल्कुल निःशुल्क आपको रेखा गणित करवा रहा हूं भाइयों, और क्या चाहिए आपको, बस आप लोगों को ज़रूरत है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की, वीडियो के लिंक को और भी अधिक शेयर करने की और नए मित्रों को इसके साथ जोड़ने की। भाइयों लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी न करें। कुछ बेसिक समझा के मैं आप लोगों के सामने रेखा गणित की प्रश्नोत्तरी लेके आऊँगा, और जो प्रश्न एग्जाम में यूं के यूं पूछे जाएंगे भाइयों, रीट की तैयारी हम शानदार स्तर पर करेंगे, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, 2 समांतर रेखाएं की विशेषता ये रहती है कि 2 समांतर रेखाएं किसी तीसरी रेखा के साथ हमेशा क्या, कैसा कोण बनाती है, समान। कहने का मतलब जैसे ये रेखा ए बी है और ये रेखा सी डी, यदि ये दोनों रेखाएं समांतर है, ए बी और सी डी, समांतर कब होगी, जब इनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा क्या रहेगी, समान, या इसको कितना भी आगे बढ़ा दो ये आपस में कटेगी नहीं, तो ये क्या कहलाएगी, समांतर रेखाएं। चूंकि ये कट नहीं रही है, बीच की लंबवत दूरी बराबर है, इसका मतलब ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर है। और 2 समांतर रेखाएं किसी तीसरी रेखा से हमेशा समान कोण बनाती है, यानी इस रेखा ने तीसरी के साथ x डिग्री का कोण बनाया, तो ये दूसरी रेखा भी तीसरे के साथ x डिग्री का ही कोण बनाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है भाइयों। कहने का मतलब अगर एक रेखा ने तीसरी रेखा, ये जो नीचे वाली रेखा के साथ अगर इसने 40 डिग्री का कोण बनाया, तो दूसरी वाली रेखा भी उसके साथ 40 डिग्री का ही कोण बनाएगी। उसके बाद अपन बात करते हैं कोण किसे कहते हैं भाइयों। कोण की परिभाषा, कोण क्या होता है, उसको अपन समझते हैं। चलो, कोण में क्या है, कोण किसे कहते हैं, कोण एक ऐसी आकृति है जिसमें 2 रेखाखंड या 2 किरणें एक ही बिंदु से निकलती है। जैसे ये एक बिंदु है बी, इसी बी से एक किरण निकली, एक किरण निकली कौन सी, बी ए, इसी बिंदु से दूसरी किरण निकली बी सी, तो इनके बीच में क्या बन गया, इनके बीच में कोण बन गया। कोण का नाम क्या होगा, कोण ए बी और सी। ये जो बी है, जहाँ पे दोनों किरणें जहाँ से निकल रही है वो बीच में रखा जाता है, और ये कोण का प्रतीक होता है, कोण ए बी सी। ध्यान रखना, जब एक कोण बनता है तो उसके पीछे दूसरा कोण भी बनता है, और ये जो दूसरा कोण होता है इसको निकालने का तरीका है, यदि अंदर वाला कोण जैसे आपको पता है 70 डिग्री, तो बाहर वाला कोण निकालने का तरीका होता है 360 में से घटा दो, 360 में से 70 डिग्री गया, बाहर कोण बन रहा है 290 डिग्री का। तो ये हो गई कोण की परिभाषा। जब एक ही बिंदु से 2 रेखाखंड निकले तब भी क्या बनेगा, कोण, और एक ही बिंदु से 2 किरणें, किरणें मतलब तीर, 2 किरणें निकलेगी तब भी वहाँ कोण बनेगा। और कोणों के अलग अलग प्रकार जो आपके सामने है, सबसे पहले है हमारे पास न्यून कोण। ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम होता है वह न्यून कोण कहलाता है। तो जैसे आपके सामने नजर आ रहा होगा, ये हमारे पास किरण है, ये दूसरी किरण है, और इन दोनों के बीच में कोण बन रहा है। कोण का नाम है ए बी सी। अपन बोल सकते हैं कोण का चिन्ह बना दिया, ये कोण ए बी और सी। इसका मान जो होगा ये 90 डिग्री से कम हो, लेस देन 90 डिग्री, है ना। यहाँ बंद है मतलब 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम वाला कोण न्यून कोण कहलाता है भाइयों। इसी प्रकार अगर अपन बात करते समकोण किसे कहते हैं, वह कोण जिसका माप 90 डिग्री हो। 90 डिग्री का कोण कब बनता है, जब 2 रेखाखंड एक दूसरे के बिल्कुल लंबवत हो। घड़ी की सुई में आपने देखा होगा, जब 3 बजते हैं तो एक सुई होती है 12 पर और दूसरी सुई कहाँ होती है, 3 पर। ऐसी स्थिति में 90 डिग्री का कोण बनता है, ये है 90 डिग्री का कोण। और 90 डिग्री के कोण को ही क्या कहा जाता है, समकोण। इस कोण का नाम क्या होगा, कोण ए बी सी। भाई ए से शुरू हुआ और ये जहाँ कोण बी बन रहा है ये बी बीच में हो जाएगा, ए बी और सी। एक कोण अंदर बनेगा तो एक बाहर भी बनेगा। बाहर वाला कोण कैसे आएगा, 360 में से 90 गया 270 डिग्री। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, आगे है अधिक कोण किसको कहते हैं दोस्तों।
ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। तो इसके लिए जैसे एक ही बिंदु से ये पहली किरण निकल रही है, दूसरी किरण अगर इधर लंबवत होती तब तो 90 डिग्री होता, लेकिन ये 90 डिग्री से भी बाहर जा रही है। तो ऐसी स्थिति में ये जो कोण बन रहा है ना यहाँ, ये कोण क्या होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। कोण थीटा का मान 90 डिग्री से तो क्या होगा, ज़्यादा, और कम किससे होगा, यहाँ कम किससे होगा, 180 डिग्री से कम होगा, तब वह अधिक कोण कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, ऋजु कोण किसको कहते हैं या सरल कोण किसको कहते हैं। जब एक बिंदु से दो किरणें या रेखाखंड विपरीत दिशा में चले जाए तब पूरे आधे वृत्त के जितना कोण बनता है। जैसे ये बिंदु बी है, बिंदु बी से एक किरण है, बी से सी पर जा रही है, दूसरी बी से ए की तरफ जा रही है। तो जब दो किरणें या दो रेखाखंड, एक ही बिंदु से दो रेखाखंड विपरीत दिशा में जाते हैं तब आधे वृत्त के जितना कोण बनता है, और ये आधे वृत्त के जितना कोण क्या कहलाता है, 180 डिग्री का कोण। इस 180 डिग्री को ऋजु या सरल कोण भी कहा जा सकता है भाइयों। एक और शब्द है आपके सामने जिसमें बोला है पुनर्युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं। जब कोण का मान 180 डिग्री से भी बड़ा हो लेकिन चार समकोण, अच्छा समकोण मतलब 90 डिग्री, चार समकोण यानी 4 × 90 यानी 360 डिग्री, 360 डिग्री से कम हो। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो। कोण का मान क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से तो ज़्यादा लेकिन 360 डिग्री से होना चाहिए कम। ऐसी स्थिति में वह कोण पुनर्युक्त या प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। तो जैसे अपन ने यहाँ ये एक ही बिंदु से दो किरणें खींची तो यहाँ जो कोण बन रहा है, देखो यहाँ तक जो कोण बनेगा वो क्या होगा, 90। पूरा विपरीत तक जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, 180, लेकिन उससे भी ज़्यादा, आधे वृत्त से भी ज़्यादा का कोण है। ये कोण आधे वृत्त से भी ज़्यादा है, इसका मतलब ये कोण 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, 360 से कम होगा। इसी कोण को कहते हैं, जैसे मान उदाहरण लेते हैं, इसका मान है 230 डिग्री। चूंकि 230 डिग्री 180 डिग्री से तो क्या है, ज़्यादा, लेकिन 360 डिग्री से कम है, इसीलिए इसको पुनर्युक्त या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं भाई। चलो आगे है हमारे पास संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण दिया हुआ है भाइयों। संपूर्ण कोण किसे कहते हैं, ऐसा कोण जिसका मान पूरा ये 360 डिग्री हो उसको संपूर्ण कोण कहते हैं। पूरा 360 डिग्री का कोण कैसे बनता है, जब एक किरण जिस दिशा में हो दूसरी किरण भी उसी दिशा में हो, दूसरी किरण उसके ऊपर हो, तो जब पूरा कोण जो बनता है वो एक वृत्त के जितना बनता है। और इस कोण को 360 डिग्री का, नजर यहाँ एक ही किरण आ रही है लेकिन है दो, ये पहली किरण और ये दूसरी किरण उसी के ऊपर बनी हुई है। ऐसी स्थिति में ये कोण कितने का बनेगा, 360 डिग्री का। इस कोण को संपूर्ण कोण कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ भाइयों ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी कि संपूर्ण कोण क्या होता है, संपूर्ण कोण किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं भाइयों। आगे मैं आपको कुछ और बातें समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाइयों एक बार फिर रिपीट कर लेता हूँ, आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो के लिंक को अधिक से अधिक विद्यार्थियों के साथ शेयर कर लें। और भूलना मत भाइयों, 8 मार्च सायं 5 बजे, 8 मार्च सायं 5 बजे मैं रीट का ऑनलाइन मैथ का नहीं ऑफलाइन बैच शुरू करने जा रहा हूं। शाम को 5 बजे नया बैच है जिसमें बिल्कुल जीरो लेवल से रीट की संपूर्ण मैथ पढ़ाई जाएगी, जिसकी फीस है मात्र 1000 रुपये, 1000 रुपये, जिसके अंदर आपको कम से कम 1000 से 1500 क्वेश्चन का स्टडी मटेरियल प्रिंट निकाल के दिया जाएगा और सारा मैटर बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आराम से पढ़ाया जाएगा, है ना। तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो कमज़ोर है, जो गणित से डर रहे हैं, उनको मेरी यही सलाह है कि यदि आप लोग चाहते हैं कि आपको गणित का अच्छा रिवीजन की ज़रूरत है तो आप लोग आराम से इस बैच को ज्वाइन करें। मात्र 30 दिन के अंदर आपको कोर्स करवाया जाएगा। प्रतिदिन 2 से 3 घंटे क्लास लगेगी भाइयों। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और थ्योरी अपन समझ लेते हैं। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिनको आप थोड़ा ध्यान से देखना।
चलो अगले पॉइंट के अंदर क्या बोला है, यहां पे आपके सामने है पूरक कोण किसे कहते हैं। चलो यहां बोला है पूरक कोण, ध्यान रखना पूरक कोण जो है इसी पूरक का दूसरा नाम कोटि पूरक भी होता है। पूरक या कोटि पूरक कोण, पूरक या कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं, दो ऐसे कोण यदि दो कोण जिनका जोड़ 90 डिग्री होता है वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक। पूरक हमेशा जोड़े में होंगे, जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री, 70 डिग्री और 20 डिग्री, 65 डिग्री और 15 डिग्री। ध्यान से देखोगे 65 डिग्री और 25 डिग्री, ध्यान से देखोगे तो ये जोड़े हैं कोणों के और सब में दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री बन रहा है, तो ऐसा कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। और किसी भी कोण का पूरक कोण निकालना हो, पूरक कोण निकालने का तरीका होता है उस कोण को 90 डिग्री में से कोण को घटा दो तो उसका पूरक मिल जाता है। इसी का उल्टा समपूरक कोण भी दो ऐसे कोणों का जोड़ा होता है जिसमें जोड़ 180 डिग्री होता है, जिनका जोड़ 180 डिग्री होता है वो एक दूसरे के समपूरक कहलाते हैं। अगर उदाहरण लेना चाहे तो जैसे 70 डिग्री और 110 डिग्री, जैसे 65 डिग्री और 115 डिग्री, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों कोणों में जोड़ों का जोड़ 180 डिग्री बन रहा है। दो ऐसे कोण जिनका जोड़ 180 डिग्री वो समपूरक कहलाते हैं। और किसी भी कोण का समपूरक निकालना हो तो 180 में से घटा दे तो उस कोण का समपूरक आ जाता है। 180 डिग्री में से कोण को घटा दे। जैसे अगर आपको बोल दे ऐसा करो 40 डिग्री का पूरक निकाल के दो, 40 डिग्री का पूरक निकालना है तो क्या करें, 90 में से घटा देते हैं। 90 में से 40 गया, 40 डिग्री का पूरक कितना, 50 डिग्री। जैसे आपको एक प्रश्न बोल दिया कि ऐसा करो 70 डिग्री का समपूरक निकाल के दो, चूंकि 70 डिग्री का समपूरक निकालना है तो 180 में से घटा देते हैं। 180 में से 70 डिग्री गया, पीछे क्या बचा, 110 डिग्री, तो ये इसका समपूरक आ गया। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, आगे आपको बोला है आसन्न कोण किसे कहते हैं। आसन्न कोण मतलब दो ऐसे कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो। जैसे अगर आपको यहाँ नजर आ रहा हो, यहाँ ये आपके सामने 3 अलग अलग किरणें निकल रही है। एक कोण ऊपर बन रहा है, माना ऊपर 40 डिग्री का कोण बन रहा है और नीचे 50 डिग्री का कोण बन रहा है। ऊपर वाले कोण को कौन कौन सी भुजा बना रही है, OP और OQ। ये दो किरणें किसको बना रही है, ऊपर वाले कोण को, कोण POQ को। कोण POQ को कौन कौन बना रहा है, OP और OQ। नीचे वाला जो कोण है कोण QOR, कोण QOR को कौन कौन सी भुजाएं बना रही है, OQ तथा OR। दोनों में उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, OQ। चूंकि ये एक भुजा उभयनिष्ठ है इसका मतलब ये दोनों कोण एक दूसरे के कैसे कोण कहलाएंगे, आसन्न। आगे है रेखिक युग्म कोण किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाइयों, रेखिक युग्म, इस पर आधारित प्रश्न एग्जाम में आएगा ही आएगा। रेखिक युग्म क्या होता है, जब किसी बिंदु से दो विपरीत किरणें निकलती है तब वहाँ कोण कितना बनता है, तब वहाँ 180 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन उसी बिंदु से एक तीसरी रेखा और निकल जाए जिससे 180 डिग्री वाला कोण दो टुकड़ों में टूट जाए, दो टुकड़ों में टूट जाए, तो ये जो दो टुकड़े हैं ये एक दूसरे के रेखिक युग्म कहलाते हैं। और रेखिक युग्म कोणों का जोड़, रेखिक युग्म कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। कहने का मतलब अगर इसमें ये आगे वाला हिस्सा अगर 70 डिग्री का है तो पीछे वाला कोण कितने का होगा, 110 डिग्री का। दोनों कोणों का जोड़ 110 और 70 का जोड़ कितना, 180। ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर से बता देता हूं, जैसे ये एक सीधी रेखा है, इसमें बीच में किसी बिंदु से अपन ने कोणों को दो भागों में बांट दिया तो ये रेखिक युग्म हो गए। फिर से सीधी रेखा है, बीच में किसी बिंदु से दो भागों में बांटा तो ये दोनों रेखिक युग्म होंगे और दोनों का जोड़ 180 होगा। सीधी रेखा, बीच में किसी बिंदु से कोण को दो टुकड़ों में तोड़ा तो जो दो कोण बनेंगे वो रेखिक युग्म होंगे। अगर ये कोण 165 डिग्री का है तो पीछे वाला कोण 15 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 होता है भाइयों। बहुत सिंपल और आसान सी बात थी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आगे बढ़ते, शीर्षाभिमुख कोण किसको कहते हैं भाइयों, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें।
शीर्षाभिमुख कोण अपन समझते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कब बनते हैं? जब दो किरणें आपस में x के रूप में कटती है। देखो ये एक किरण, ये दूसरी किरण x के रूप में कटती है। ऐसी स्थिति में क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत वाले कोण, जितना कोण ये होगा उतना ही नीचे वाला होगा। एक दूसरे के विपरीत वाले कोण शीर्षाभिमुख होते हैं और शीर्षाभिमुख कोणों का मान हमेशा समान होता है। कहने का मतलब यदि ऊपर वाला कोण 40 डिग्री है तो नीचे वाला भी कितना होगा? 40 डिग्री। ऐसा कब होता है? जब दो रेखाएं x बनाते हुए कटती है, x बनाते हुए। तो जैसे ये कोण 30 डिग्री है तो इसके पीछे वाला जो है वो भी कितना होगा? 30 डिग्री, है ना। अच्छा, इसमें ये 40 है तो क्या आप बता सकते हो बचा हुआ कोण कितना है? सीधी सी बात है, अगर आपको ध्यान से देखो तो ये है हमारे पास सीधी रेखा, कोण दो भागों में बट रहा है यानी रेखिक युग्म हो जाएंगे। रेखिक युग्म है तो ये 40 है तो ये कोण कितना होगा? 140, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। ये 140 है तो इसका शीर्षाभिमुख पीछे वाला हो जाएगा। ये 140 है तो इधर वाला कोण भी 140। वैसे ये 30 तो ये 30, क्योंकि शीर्षाभिमुख है। अच्छा, क्या इसका मान बता सकते हो? बिल्कुल, ये सीधी रेखा, सीधी रेखा वाले कोण को दो भागों में बांटा तो इधर 30 डिग्री है तो इधर 150 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। ये 150 है तो इसके विपरीत वाला, इसका शीर्षाभिमुख भी 150 डिग्री। इस प्रकार अपन ने देखा कोण AOD और BOC, AOD और नीचे वाला BOC, ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख है। और AOC और BOD, इधर वाला कोण AOC, इधर वाला है BOD, ये भी एक दूसरे के शीर्षाभिमुख है और इनका मान आपस में हमेशा क्या रहता है? समान। अगला हमारे पास शब्द है लंब। किसे कहते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना दे। जैसे ये पहली रेखा, ये दूसरी रेखा, उनके बीच में 90 डिग्री का कोण बन जाता है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? लंब। तो यहाँ पे ये जो CD है, ये CD कितने डिग्री का कोण बना रही है? 90 डिग्री का। तो ये CD और ये है चिन्ह, ये है CD, ये लंब का चिन्ह हो गया। और लंब किस पर है? रेखा AB पर। तो अपन ने बोल दिया CD लंब है AB पर। कहने का मतलब CD और AB दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसीलिए अपन ने बोला CD लंब है AB पर। जैसे ये रेखा है, इसके ऊपर से अपन ने एक और रेखा खींच ली तो ये नीचे वाली का नाम रख दिया XY, और ये जो 90 डिग्री का कोण बना रही है इस रेखाखंड का नाम रख दिया PQ का। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं PQ क्या है? PQ लंब है। किस पर लंब है? XY पर। लंब मतलब ये PQ और XY दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये भी बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा, लंब समद्विभाजक किसको कहते हैं? लंब समद्विभाजक नाम से ही क्लियर है। लंब यानी 90 डिग्री का कोण तो बनाए, साथ में समद्विभाजक यानी नीचे वाली भुजा को आधा आधा बांट दे, आधा आधा बांट दे तो वो लंब समद्विभाजक कहलाती है। जैसे ये नीचे एक रेखा है, माना इसकी लंबाई है 16 सेंटीमीटर। अपन ने क्या किया? बिंदु C से एक लंब खींचा, लंब, ये लंब खींचा। लंब क्यों है? क्योंकि ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का। इसने क्या किया? नीचे वाली भुजा को आधा आधा बांट दिया। आधा आधा बांटा मतलब क्या भाई? टोटल 16 सेंटीमीटर है, 16 में से इधर वाला 8 सेंटीमीटर और इधर वाला भी 8 सेंटीमीटर। दो रेखा खंडों पर इधर भी 2 लाइन, इधर भी 2 लाइन। कहने का मतलब जितना आगे वाला हिस्सा है उतना ही पीछे वाला हिस्सा आधा आधा बांट रहा है। यानी ये जो CD है वो AB का लंब तो है इन, साथ में समद्विभाजक भी है, इसलिए ये लंब समद्विभाजक कहलाए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले भाइयों फिर से आप लोगों को कह देता हूं, आप लोग लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी न करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। बिल्कुल निःशुल्क आप लोगों को रेखा गणित समझाई जा रही है, उसका रिवीजन करवाया जा रहा ताकि आप लोग रीट में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ। भाइयों, लंब समद्विभाजक की ये विशेषता होती है कि लंब समद्विभाजक को दोनों शीर्षों से मिलाने पर दूरी समान होती है। कहने का मतलब जैसे ये रेखा है, इसके मध्य बिंदु पर बराबर बांटने वाला लंब समद्विभाजक आपको नजर आ रहा होगा, ये है लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक पर उपस्थित किसी बिंदु से रेखाखंड के दोनों शीर्षों को मिला दो तो दोनों की लंबाई समान होगी। यानी ये 5 है तो इधर वाली भी 5। भले ऊपर किसी बिंदु से दोनों शीर्षों को मिला देंगे तो ये भी दोनों की लंबाई समान होगी। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो इधर वाली भी 7 सेंटीमीटर होगी। अच्छा, कोण अर्धक किसे कहते हैं भाइयों?
कोण अर्धक कहते हैं एक ऐसी रेखा को जो किसी कोण को बराबर भागों में बांटे। जैसे क्या हुआ, यहाँ पे एक कोण बन रहा था, माना पहले यहाँ कोण बन रहा था 120 डिग्री का। फिर अपन ने क्या किया, इसी बिंदु से एक तीसरी रेखा खींची जिसने क्या किया, कोण को बराबर भागों में बांटा। इस कोण पर 2 लाइन, इस कोण पर भी 2 लाइन, दोनों पर समान लाइन का मतलब है कोण आधा आधा बट जाएगा। आधा आधा मतलब 120 डिग्री है तो ऊपर वाला कोण 60 डिग्री, नीचे वाला भी 60 डिग्री। कोण को आधा आधा बांट रही है, मतलब ये रेखा क्या कहलाएगी, कोण का अर्धक। और कोण अर्धक की क्या विशेषता रहती है, कोण के अर्धक से दोनों रेखाओं पर, जैसे ये आपके पास क्या है, एक कोण बन रहा है, ये एक कोण बन रहा है, और यहाँ बीच में अपन ने एक रेखा खींची जिसने कोण को बराबर बांटा। इस कोण पर एक लाइन और इस कोण पर भी एक लाइन, यानी बराबर बांट दिया, यानी ये बीच वाली रेखा क्या है, कोण अर्धक। कोण अर्धक पर किसी एक बिंदु से दोनों शीर्षों पर, इस बिंदु x से अगर मैं दोनों रेखाओं पर लंब डाल दूं, इस पर भी लंब डाला, इस पर भी लंब डाल दा, दोनों लंबों की लंबाई समान होगी। ये लंब 5 सेंटीमीटर तो दूसरा भी 5 सेंटीमीटर। चाहे आप इस बिंदु से दोनों पर लंब डाल दो, दोनों लंब बराबर होंगे। यदि एक लंब 7 सेंटीमीटर निकला तो दूसरा लंब भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। इस प्रकार मैंने आज आपको रेखा गणित का कुछ बेसिक ज्ञान जो है उसको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब कुछ बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही पसंद आया होगा भाइयों। इसी बहाने आप लोगों का रिवीजन हो गया है। आप लोग इस थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करें। 2-3 क्लास में मैं रेखा गणित की थ्योरी समझा के आपके सामने प्रश्नोत्तरी लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप इस थ्योरी को अच्छे से समझें। जो लोग 0 लेवल से बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग चाहें तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो 8 मार्च शाम को शुरू हो रहा है भाइयों। 8 मार्च शाम 5 बजे वेदांत अकेडमी, चामुंडा चौराहा, बाड़मेर। अधिक जानकारी के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं 7976190810 पर। वहां कॉल करके आप लोग पता कर सकते हैं। बैच का समय रहेगा शाम को 5 बजे 8 मार्च से। जल्द ही फिर मिलते हैं दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और टेलीग्राम चैनल से ये सारे नोट्स की PDF आप लोग डाउनलोड कर ले और उसको अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से रट ले। इसमें से रीट के एग्ज़ाम में कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।